वो पावर एनर्जी क्या? अच्छा ठीक है, जो भी एक बार लास्ट में बोल देना, मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, लास्ट में एक बार देख लेता हूँ मैं क्या है, उतना याद तो है नहीं। हाँ, पावर ऑफ एन इंजन वो तो खत्म हो गया ना, वो चैप्टर तो खत्म हो गया। पावर ऑफ एन इंजन उसी का था। हाँ, बस उतना ही है कि कहीं कहीं यूज हो जाए वो। बेसिकली वो आएगा हीट एंड थर्मो में, वो एफिशिएंसी ऑफ इंजन, है ना। बट यहाँ समझ लेते हैं कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, कहीं पे कुछ आया तो वैसा अपन डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे वैसे। अभी तो पॉसिबल नहीं है, आई थिंक ये खत्म तो नहीं हो पाएगा, ये कंप्लीट चैप्टर तो नहीं हो पाएगा अभी। खुद से सोचो ना यार कि अभी इतने टाइम में कैसे कंप्लीट होगा ये, है ना। एमटी वो मुझ पे डिपेंड नहीं करता है ना। कभी होगा क्या होगा वो मुझ पे डिपेंड नहीं करता है। वो तो अभी क्या बोलेंगे, वो सब तो अभी मैनेजमेंट वाले ही बोलेंगे ना। 2 चैप्टर चल रहा है इसलिए तुमको वैसा लग रहा है। हो जाएगा टाइम के साथ, सॉल्व करते रहो ना, आ जाएगा। इतना ज्यादा अगर लोड लोगे ज्यादा तो फिर कुछ नहीं होगा यार। ठीक है, तो आराम से थोड़ा सॉल्व करो, कुछ भी आ रहा है उसको डिस्कस करो, फिर आ जाएगा। टेंशन लेने से ज्यादा नहीं होता है कुछ, है ना। तो देखो यहाँ सेंटर ऑफ मास को एक बार समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या सेंटर ऑफ मास। अभी क्या है, नहीं नहीं नहीं, वो अभी इस बार के लिए था, बट वो भी नहीं है। जेई मेन का पूरा सिलेबस है, अभी नोटिफिकेशन जस्ट आया है कुछ देर पहले। पूरा सिलेबस है जेई मेंस का, बोर्ड का अलग है। बोर्ड में कुछ चैप्टर स्किप किया है, कुछ टॉपिक स्किप किया, चैप्टर तो नहीं। और मेंस में पूरा ही सिलेबस है 2024 जो इस बार एग्जाम देंगे उसके लिए, वो तुम्हारे लिए नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर, ये मतलब अभी स्टार्ट ही करेंगे। 11th का भी एक बार देख लेना क्या है, नोटिफिकेशन तो आ गया है। सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यहीं से स्टार्ट कर रही है चैप्टर को, न्यू चैप्टर है। इसको समझ लो पहले। आप क्या कर रहे हो, एक बॉल को स्पिन करा रहे हो। तो वो बॉल कैसे, अगर यहाँ पे आप स्पिन करा के अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ये बॉल जो है स्पिन करते हुए ऐसे ऐसे, इस टाइप से इसका पाथ ऐसा होगा, इस टाइप का पाथ होगा ये। मतलब क्या है, एक पॉइंट कभी यहाँ पे है, तो सेकेंड टाइम में अगर ऐसे स्पिन कराया तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा होगा। हर पॉइंट जो है अगर स्पिन कराओगे तो हर उसका पॉइंट चेंज होगा, बट इसका एक सेंटर है, वो एक लाइन के अलॉन्ग रहेगा। इसका एक सेंटर है, वो एक ही लाइन के अलॉन्ग रहेगा, इस लाइन के अलॉन्ग रहेगा ये। अगर बॉल को स्पिन करा के अपोजिट डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट करते हो तो। नहीं, खुद से भी समझो ना, अगर स्पिन करा के सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप प्रोजेक्ट करते हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे। हर पॉइंट का तो, हर ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, हर पॉइंट का पोजीशन इसका ऐसा रोटेट करता रहेगा। स्पिन हुआ है तो रोटेट करता रहेगा, कभी ये यहाँ पे है, कभी ये पॉइंट यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी ऐसा आएगा। बट इसका सेंटर जो होगा, सेंटर तो अभी यहाँ पे बॉल है तो यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे बॉल आएगा तो यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे बॉल आएगी तो यहाँ पे सेंटर। तो जब आप उस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो उसका जो लोकस मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। तो आप ये बताओ, अगर आप स्पिन करके प्रोजेक्ट करते हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आप इसके मोशन को क्या बोलते हो, 1D मोशन। बॉल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, तो ये क्या होता था, 1D मोशन। लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये बताइए आप, क्या इस यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है, हर पार्टिकल का 1D मोशन हो रहा है क्या। पार्टिकल कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, पार्टिकल ऐसा डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का जो मोशन है वो 1D मोशन नहीं है, बट इसके सेंटर का मोशन कैसा है, 1D मोशन है। इसके सेंटर का मोशन कैसा है, 1D मोशन है।
आ रही बात समझ में? तो अब जो है अपन जो पहले पढ़ते थे, है ना, कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया तो बोल दिया अपन ने कि उसका मोशन 1D है। हाँ, सेंटर का भी कोऑर्डिनेट्स होगा, बट वो एक पॉइंट ही होगा ना यार, वो एक पॉइंट ही होगा ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स तो होगा बट वो पॉइंट ही होगा ना, उसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा ना। तो 1D मोशन में क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, है ना। तो अभी जो इसके मोशन को, इस पूरे बॉडी के मोशन को आप किससे डिस्क्राइब कर रहे हो, किससे एक्सप्लेन कर रहे हो, किस पॉइंट को लेकर आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप सेंटर को, सिर्फ इससे पहले यही करते थे, सिर्फ सेंटर को, एक पॉइंट है उसी को अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे, इसके मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब पूरे बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हो आप। वैसे ही आपने क्या किया कि मान लो ये एक रॉड है, आपने ऐसा रोटेट करके इसको ऐसे किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो इसका पाथ जो होगा, किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो इसका जो पाथ, अब देखो ये रोटेट करता हुआ जाएगा, कभी ऐसा है, कभी ऐसा हो जाएगा, है ना, कभी ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, मान लो ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा, इस टाइप से, कभी ऐसा, इसका हर ये वाला पॉइंट कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे आ गया, कभी ऐसा आ गया, कभी ऐसा, इसके ये वाला पॉइंट इसका चेंज हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये वाला पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट कंसिडर को चेंज हो रहा है, बट इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर यहाँ पे 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 है। ये क्या हो गया, अभी तो सही आ रहा है, नहीं नेट तो सही चल रहा है, यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे है ना, इसका सेंटर यहाँ पे हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका सेंटर यहाँ पे। तो अब देखो, अगर आप इसके मोशन को एनालाइज करोगे, ओके, अगर आप इसके मोशन को एनालाइज करोगे तो आप क्या बोलोगे कि इसका मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप कैसे बता रहे हो, क्योंकि इसका सेंटर जो है वो इस पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, इस पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, बट क्या पूरा पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है क्या, नहीं, उसका सेंटर सिर्फ मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, सिर्फ उसका सेंटर मूव कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, है ना। तो देखो ऐसे, ये बताओ, ये पार्टिकल को आप क्या कर रहे हो, ये जो बॉल है उसको स्पिन करके अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो क्या हर पार्टिकल का मोशन कैसा है, ये पार्टिकल यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कर्व्ड होगा, यहाँ पे ऐसा आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कर्व टाइप से मोशन आ रहा है। लेकिन इसके सेंटर का मोशन कैसा है, सेंटर पहले भी यहाँ पे था, अभी भी यहाँ पे होगा, अभी भी यहाँ पे होगा, अभी यहाँ, मतलब एक लाइन के अलॉन्ग आएगा इसका सेंटर। तो आप क्या बोलोगे कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी v, मतलब मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज, क्या हो जाएगा, 1D, मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज 1D, 1D मोशन है। तो आप क्या बोल रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप इस पूरे पार्टिकल को, ये जो बॉल है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स है, आप उस पूरे पार्टिकल के मोशन को सिर्फ किसके मोशन से डिस्क्राइब कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो एक सेंटर के पार्टिकल से, किसके, सेंटर के। इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ, इट इज अ पॉइंट at which, it is a point at which the whole mass of a system, whole mass of a system can be assumed। ये क्या हो रहा है, सही तो आ रहा है, फिर क्या हो जा रहा है, can be assumed to be। तो अब एक कम से कम 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड वेट कर लिया करो, 30 सेकेंड तो वेट कर लिया करो एक बार, या 1 मिनट वेट कर लिया। इट इज अ पॉइंट, ऐसा थोड़ी है कि अगर तुमको नहीं होगा, तुमको समझ में नहीं आएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वैसा भी नहीं होना है, रिपीट करूंगा ही।
It is a point at which the whole mass of a system can be assumed to be concentrated. है ना, can be assumed to be concentrated. तो ये एक पॉइंट है, मास नहीं है, एक पॉइंट है जहां पे आप क्या करोगे, होल मास ना, whole mass at which the whole mass of a system can be assumed to be concentrated. तो ये हो जाएगा. अब जैसे देखो ये रिंग है, ये क्या है, ये एक रिंग है, सेंटर पे लाई करेगा. अगर ये यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग बोल देता हूँ, ये कैसा रिंग है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिंग. तो इस यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा. ये एक रॉड है, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा. कब होगा, जब ये यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म रॉड. तो देखो यहाँ पे बॉडी पे लाई कर रहा है और यहाँ पे बॉडी के बाहर लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास. तो इट मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी. अब ये वाला इनसाइड नहीं, इनसाइड और आउटसाइड मतलब बॉडी, इनसाइड मतलब इस बॉडी पे ही कहीं ना कहीं पे किसी पॉइंट पे, आउटसाइड मतलब इसके बाहर. अरे या खुद से समझो ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि उस पूरे बॉडी, जैसे एक बॉल लिया या एक रिंग लिया, रिंग को रोटेट करा के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ले गए, तो इसका कौन सा पॉइंट जो है कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो सेंटर ही जाएगा, बाकी कोई पॉइंट नहीं जाएगा ना. तो इसी सेंटर को बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ मास. नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसका मास स्ट्रेट लाइन में वो नहीं जा पाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाएगा. उसको डिस्क्राइब अपन एक्सप्लेन करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, आगे डिस्कस करेंगे उन सब चीज को, है ना, नॉन यूनिफॉर्म का क्या होता है नहीं होता है. तो यहाँ पे तो बेसिकली क्या है, अब जो सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा, अब इस सेंटर ऑफ मास के मोशन को कैसे ट्रीट करेंगे, तो एक सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, है ना. तो बोल सकते हैं द मोशन ऑफ, हाँ सेकेंड में तो पैराबोलिक पाथ था, है ना. द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज just like the motion of a single body, motion of a single body. बाकी सबका तो नहीं है. अगर वैसा हो रहा है तो एक बार फिर से आप, है ना, आप लीव करके हाँ कनेक्ट कर लीजिए, रिकनेक्ट हो जाओ ना फिर से. मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास जस्ट लाइक द मोशन ऑफ अ सिंगल बॉडी. एक बार इसको नोट कर लीजिए आप. नोट करो, नोट, सब रीड कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप. क्या पैराबोला नहीं समझा, अरे ये ऐसा था, ठीक है, ये ऐसा था, आपने क्या किया, ऐसा है, आपने किसी एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया, तो किसी एंगल पे जब प्रोजेक्ट करोगे तो ये ऐसा जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, तो कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, है ना. बट इसका सेंटर जो है, सेंटर, उसके सेंटर को पहले आइडेंटिफाई कर लो, ये है, मार्क कर लीजिए, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सबके सेंटर को मार्क कर लिया, अब उसको ज्वाइन कर दिया, तो इसका पाथ कैसा आ रहा है, पैराबोला आ रहा है. तो इसके मोशन को आप क्या बोलते थे कि ये कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल कर रहा है. बट रियलिटी में कौन सा पार्टिकल पॉइंट प्रोजेक्टाइल कर रहा है, तो सेंटर वाला, जो सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल होगा वही.
वो देखो अभी फिर से आगे पढ़ते जाएंगे, है ना, जब बोल दूंगा कि हाँ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है वो हो गया, फिर अगर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँ ना तो फिर तुम्हारे डाउट्स आए तो मुझे सही लगेगा, अच्छा भी लगेगा, है ना। अभी तो कुछ बताया ही नहीं है ना, क्या बताया है अभी। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ a system of a system of n discrete particles, या discrete particles बोल दीजिए, n discrete particles. Discrete particles means isolated particles. Discrete means isolated. The center of mass of a system of n discrete particles. एक्स वाई जेड होगा, जेड इसके परपेंडिकुलर है ना, इसके परपेंडिकुलर है जेड, एक्स वाई एंड जेड, जेड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ऐसा है जेड, है ना। तो इस स्पेस में पार्टिकल्स है बहुत सारे, इसका मास m1 है ना, और यहां से जो इसका डिस्टेंस है ये r1 है, r1। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। इस तरह से यहाँ पे पार्टिकल्स है m2, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, वेक्टर लिखेंगे तो r2, है ना। यहाँ पे पार्टिकल्स है m3 x3 y3 z3। हाँ कैसा भी है, कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं अपन। मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल है mn, ये r3 है, ये rn हो जाएगा, mn ऐसे बहुत सारे n पार्टिकल्स है, तो xn yn zn, है ना, एक्स वाई जेड। अब इन सब पार्टिकल्स को मैं एक सिस्टम मान लेता हूं, ये क्या हो गया, एक इन सब पार्टिकल को मिला के मैंने एक सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया, सिस्टम। इन सब बहुत सारे एन पार्टिकल्स हैं, तो एन पार्टिकल्स को कंबाइन करके एक सिस्टम बना दिया। अब इस सिस्टम को, अब पता है कि अब हर पार्टिकल के मास, हर पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है ना। टू एनालाइज द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। बट अगर एक एक सिंगल पार्टिकल होता तो उसके मोशन को एनालाइज करना बहुत इजी है, सिंपल है। तो अब क्या करना है, इन सब पार्टिकल को मैं हटाकर एक सिंगल पार्टिकल बनाऊंगा, सिंगल पॉइंट, ये x और ये z हो जाएगा। ये सिस्टम है आपका, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो इसको एक पॉइंट मान लिया मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको मैं C बोल रहा हूँ, COM या CM, CM सेंटर ऑफ मास। अब यहां से इसका जो डिस्टेंस है ये है RCM, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है XCM YCM और ZCM। टोटल मास जो होगा इस सिस्टम का, M टोटल, टोटल मास ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस Mn, मतलब सिग्मा M टोटल को मैं MT लिख देता हूं, ये हो जाएगा सिग्मा MI, I इक्वल्स टू 1 to N। क्लियर। तो ये पूरा मास कहां पे रहेगा, इसी पॉइंट पे रहेगा MT। ये पूरा मास कहां पे रहेगा, इसी पॉइंट पे होगा MT। तो डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब आइसोलेटेड पार्टिकल्स है, उन सबको मिला के मैंने एक सिंगल पार्टिकल बना दिया यहाँ पे। यहीं पे इस पूरे सिस्टम का मास होगा MT, इसी पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करते हैं, तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, RCM, है ना, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है तब फॉर्मूला आया है, एक्सपेरिमेंट करके ये फॉर्मूला आया है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। M1 R1 M2
R2 प्लस mn Rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, सिग्मा mi ri वेक्टर है ना, i इक्वल्स टू 1 to n अपॉन सिग्मा mi i इक्वल्स टू 1 to n। तो ये आपका क्या हो जाएगा, RCM। इसी तरीका से आप XCM फाइंड कर सकते हैं, YCM फाइंड कर सकते हैं, ZCM फाइंड कर सकते हैं। मैं आगे बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये एक फॉर्मूला हो गया किसका, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, किसका, डिस्क्रीट पार्टिकल्स। mn मास ऑफ nth पार्टिकल, mn का मतलब क्या है, जैसे m3 मास ऑफ थर्ड पार्टिकल, mn मतलब मास ऑफ nth पार्टिकल। नोट कर लीजिए एक बार। बताऊंगा बताऊंगा, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ज्योमेट्रिक, है ना, तब ज्योमेट्रिक सेंटर पे आता है। आगे ये सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, कब आएगा ज्योमेट्रिक सेंटर पे, नहीं आएगा, सब आगे आएगा। एक बार आप नोट तो कर लीजिए पहले इसको। वेक्टर, हाँ, वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, RCM इज वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए ये सब है, ये सब किसके लिए, डिस्क्रीट पार्टिकल। तो यहां से XCM की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मुझे XCM फाइंड करना होगा तो XCM क्या आएगा, M1 X1 प्लस M2 X2। अरे फाइंड कर लेंगे अभी, एक बार पहले नोट तो करते चाहो, फिर देखेंगे आगे क्या आता है। कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया होगा तो फाइंड कर लेंगे, उसमें क्या है, M1 M2 प्लस Mn। देखिए आ जाएगा सिग्मा Mi xi अपॉन सिग्मा Mi। अब आई वैरीज फ्रॉम 1 to n, जितना भी आएगा वो आ जाएगा। YCM क्या आ जाएगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस Mn Yn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस Mn। ZCM कितना आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा Mi Yi अपॉन सिग्मा Mi। ZCM क्या आएगा, M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस Mn Zn बाय M1 प्लस M2 प्लस Mn। ये आ जाएगा सिग्मा Mi Zi अपॉन सिग्मा Mi।
अभी तक इतना जो फॉर्मूला बताया है, इन सब में अभी तक कोई किसी को डाउट है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझ लीजिए कुछ। जैसे मान लेता हूं मैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया एक्स वाई सपोज, और यहाँ पे हाँ आरसीएम का कंपोनेंट है ना, कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, ये सब कोऑर्डिनेट्स है। तो ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट हो गया। अब ये बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास, ये एक रिंग है, सपोज ये रिंग है, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रिंग है, तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, यहाँ पे आया इसका सेंटर ऑफ मास, यही इसका सीएम है या सीओएम बोल दीजिए। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिया, तो अब यहां से क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कुछ आएगा, यहाँ पे x1 मान लेते हैं, ये y1 x0 y0 आ गया, है ना, एक्स वाई प्लेन में ये रिंग है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x0 y0 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ, वही रिंग है, रिंग का पोजीशन वही ऐसा ही रिंग है, ये सेम रिंग है, बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी कहाँ पे, इस लाइन पे नहीं होके थोड़ा सा इस साइड लिया है, थोड़ा सा इस साइड लिया है। अब ये बताइए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा अभी, या यहीं पे ले लो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, एक्स वाई। यहां पे एक ले लेता मैं ऐसा, यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता, तो कुछ और आता, ये वैल्यू कुछ और होती, ये वाली वैल्यू कुछ और होती। तो अब ये बताइए, बट मुझे ये बताइए, इसका कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है, बट क्या इसका पोजीशन जो है, इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है क्या, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन? नहीं चेंज हो रहा है ना, पहले भी ये रिंग के सेंटर पे था, अभी भी रिंग के सेंटर पे ही है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उससे सिर्फ क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, बट इसका जो पोजीशन है, पहले भी रिंग के सेंटर में होता था, अभी भी रिंग के सेंटर में, पहले यहां पे था, अभी भी इसके सेंटर पे ही है, तो पहले भी सेंटर पे, अभी भी सेंटर पे, सिर्फ क्या चेंज होगा, सेकेंड में क्या किया समझो, समझ लीजिए एक बार फिर से। ये ऐसा है, तो इसका x0 y0 मान लीजिए, इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गया x0 y0, इसके सेंटर ऑफ मास का। अभी क्या किया, वही रिंग यहाँ पे है, इस ये पहले यहाँ पे था, एग्जैक्टली ये यहाँ पे था, तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बना दिया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बना दिया। पहले ये ऐसा था, अभी एक यहाँ पे बना दिया और एक यहाँ पे बना दिया। तो अभी क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट में कुछ और होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, इसके रेस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, इसके रेस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, बट जो एग्जैक्ट लोकेशन है, ये जो पोजीशन है कि रिंग के सेंटर पे ही है, क्या ये चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सेम है। हाँ बस ओरिजिन को शिफ्ट किया है ना, ओरिजिन को शिफ्ट किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाँ with respect to ring, position of center of mass does not depend on Cartesian coordinate system, does not depend on Cartesian coordinate system, ये उसके सेंट है ना, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। और ये बात समझ, सेकेंड थिंग, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मान लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ये ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो अब इंटरनल फोर्स की वजह से, जैसे ये इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये जो पेन कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो अब हो सकता है कि एक पार्टिकल इस पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो किसकी वजह से होगा, इंटरनल फोर्स की वजह से हो सकता है, इंटरनल फोर्स की वजह से हो सकता है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो इसमें दो पार्टिकल को कंसिडर कर लिया,
तो हो सकता है कि ये रॉड मूव नहीं कर रहा है, बट इसके अंदर ये पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, किसकी वजह से? इंटरनल फोर्स। तो ये पार्टिकल इस पे जितना इंटरनल फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल उतना ही इस पे इंटरनल फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स, नेट इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इस सिस्टम पे क्या हो जाएगा? 0। बट ये पार्टिकल तो मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, बट इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। इसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। किसकी वजह से होगा? तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा सेंटर ऑफ मास चेंज, है ना? क्योंकि ये पार्टिकल इस पे जितना फोर्स लगाएगा, ये भी उतना ही इस पे फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स क्या है? 0 है। इसलिए क्या होगा? इसलिए मतलब इंटरनल फोर्स की वजह से उसको ऐसे समझ लेते हैं, ज्यादा बेटर है उसको ऐसे। एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे है। अभी समझ में आया? एक पार्टिकल यहां पे है, एक पार्टिकल यहां पे है। अरे ये बताओ, ये मूव कब करेगा? जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है किसी भी पार्टिकल पे, तभी उसका मोशन आता है ना यार। जब ये वैल्यू 0 होगी तभी तो मूव करेगा ना, नॉन जीरो होगी। बट यहाँ पे तो कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है। जब फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मोशन होगा क्या इस रॉड का? नहीं होगा। इसको ऐसे समझो, इसको इस एग्जांपल से ज्यादा थोड़ा क्लियर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यहां से देखिए, ये मान लीजिए ये बताता हूँ, सब आएगा। ये इसका मास कुछ m है, इसका भी मास m है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस पे फोर्स F है, इस पे फोर्स F है। अभी जो होगा, अभी इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई कर रहा होगा कहीं यहाँ पे, क्योंकि इसका मास m है, इसका मास m है। तो इन दोनों का मास दोनों का सेम है, तो इसीलिए इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। फाइंड भी करेंगे आगे, कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा इसका सेंटर ऑफ मास। अब ये बताओ कि इस पे फोर्स F लग रहा है, इस पे फोर्स F लग रहा है, तो किसी टाइम के बाद ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, इतना डिस्प्लेस हो गया। बट इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? F एक्सटर्नल कितना है? सिस्टम की बात कर रहे हैं, 0। सिस्टम पे F एक्सटर्नल क्या है? 0 है। अब ये बताओ, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस बचा होगा उसी के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। पहले भी वहीं पे लाई कर रहा था, अभी भी वही वही उस वहीं पे लाई कर रहा है, इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? पर इसको नोट कर लीजिए, फिर इन सब पॉइंट को मैं एक बार नोट करके लिखा देता हूँ। आगे 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 सब आएगा, आगे आएगा, सब आएगा। कैसे चेंज होगा आप खुद से समझो ना, कैसे चेंज होगा। एक बार पहले नोट करो, नोट करो कैसे चेंज होगा वो बताता हूँ, नोट करो पहले इसको। नोट तो करो पहले। अब यहां से देखिए क्या होगा।
नोट कर लीजिए। अब मुझे ये बताओ, मान लो दो पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल ये है, इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या है, सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम पे, सिस्टम ये दोनों है, ग्रेविटेशनल फोर्स की अभी बात नहीं कर रहे, ऐसे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे अभी, है ना, सिर्फ अभी मान रहे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल है, आप फोर्स लगा रहे हो, आप इस पे फोर्स एफ लगा रहे हो, है ना, आप इस पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी अब क्या होगा इस केस में, सिस्टम पे कितना फोर्स है, 2F, सिस्टम में फोर्स कितना होगा, 2F। तो अब ये बताइए, सिस्टम पे फोर्स, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा, कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पे चला जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, अभी शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या देखा था, फिर से उसको एक बार ड्रॉ करो, यहाँ पे था, यहाँ पे था, सपोज इस साइड फोर्स लग रहा है एफ, इस साइड लग रहा है एफ, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, अभी दोनों मूव कर रहा है, ये इसका सीएम है या सीओएम बोल दीजिए, अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो अब कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो अभी अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा सेंटर, जहां पे था वहीं पे, इसका मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर नॉन जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो जाएगा, पहले यहाँ पे था अभी यहाँ पे आ गया। आई बात समझ में, तो यहां से नोट करके एक दो पॉइंट लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अरे सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, क्या था हेडिंग, क्या था इस चैप्टर का हेडिंग क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में बात नहीं कर रहे, है ना, तो सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एक सिस्टम होगा, ये दोनों एक सिस्टम होगा, वैसे इंडिविजुअल पार्टिकल, ये पार्टिकल है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास तो पता है पहले से, अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, डज नॉट डिपेंड लिख लो, डज नॉट चेंज नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, internal force does not change, internal forces लिख दो, internal forces do not change the position of, change the position of center of mass, position of COM, external forces can change the position of center of mass, center of mass, नोट कर लीजिए पहले इतना।
ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0। नेट फोर्स 0 आ रहा है तो भी पोजीशन चेंज नहीं होगा, सेम फोर्स एक्ट करना चाहिए तो भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। ऐसे सोचो ना खुद से, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा, अभी यहाँ पे आ जाएगा, तो भी इन दोनों के बीच का सेंटर यहीं पे लाई करेगा। डन। अब यहां से अगर देखिए कहीं पे एक थर्ड पॉइंट में ही, हाँ, थर्ड पॉइंट को ही आप में आगे कंटिन्यू कीजिए आप। तो इसमें क्या है कि देखो, इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, देन डेल्टा आरसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डेल्टा आरसीएम मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन ऑफ, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो डेल्टा आरसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 देन डेल्टा आरसीएम, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, मतलब डेल्टा आरसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ एफ या सिग्मा एफ एक्स इज 0, net force along x direction is 0, then delta xcm would be 0, then delta xcm would be 0. If delta fy is 0, then sigma fy is 0, then delta ycm would be 0. If sigma fz is 0, then delta zcm would be 0. Delta zcm would be 0. क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखेंगे सेंटर ऑफ मास, थोड़ा फास्ट, center of mass of two particles, center of mass of two particle system, दो पार्टिकल है, एक यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे, ये पार्टिकल है, पॉइंट मास है, m1 डिस्क्रीट मास की बात कर रहे हैं, m1 m2, टोटल फोर्स अलोंग x डायरेक्शन, सिग्मा का मतलब होता है नेट, टोटल, समेशन, तो सिग्मा एफ एक्स मीन्स टोटल नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन या टोटल फोर्स अलोंग x डायरेक्शन। सिग्मा एफ वाई मतलब टोटल, यहाँ पे सिग्मा एफ भी लिख सकते थे, चलेगा, या यहाँ पे ऐसा भी लिखा, सिग्मा एफ इक्वल्स टू 0 मतलब नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है ये r है, मास m1 है, ये मास m2 है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, r है। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा इसका, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा, ये वाला डिस्टेंस r1 और ये वाला डिस्टेंस r2 है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको x के अलोंग अज्यूम कर लेता हूँ, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये x एक्सिस है, x पे ये पॉइंट मास है तो x पे ही मान लिया, m1 m2। तो इस ये ज्यादा बेटर है, इसको यहीं पे मान लो, नहीं नहीं इसको यहाँ पे मान लो, ये ज्यादा सही है ना। इसको आप यहाँ पे मान लीजिए, ये y एक्सिस है, ये x है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0, m1 m2, m1
इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस r है और y कोऑर्डिनेट तो 0 है तो r 0 हो जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है r1, तो इसका सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r1 0, r1 0। तो यहां से आप पहले इस वाले से यहां से इक्वेशन r1 प्लस r2 इक्वल्स टू r, इक्वेशन 1 क्या आया, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू r। यहाँ पे अगर आप r1 फाइंड करेंगे, xcm फाइंड करेंगे, xcm क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। तो xcm क्या है यहाँ पे r1, xcm क्या है r1, तो r1 इक्वल टू m1, x1 क्या है 0, m2 x2 की वैल्यू क्या है r अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे ये r1 की वैल्यू क्या हो गई, r1 इक्वल्स टू m2r बाय m1 प्लस m2। नोट कर लो एक बार पहले इतना, फिर आगे बताता हूँ कैसे आपको लर्न करना है इसको। ये वाला डिस्टेंस कितना है r1, इसको क्या मान लिया, अज्यूम किया ये गिवन है, ये गिवन है, ये और ये तो अननोन है यार, ये गिवन है, m1 m2 गिवन है, मैंने अज्यूम कर लिया कि यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या है r1 और ये वाला डिस्टेंस r2 है, तो r1 की वैल्यू फाइंड कर लिया। नोट कर लीजिए पहले इतना। कभी भी कहीं से भी फाइंड करो, आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं है, कहीं से भी आप फाइंड कीजिए, आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप ओरिजिन लोगे तो भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे आएगा, यहाँ पे लोगे तो भी यहीं पे आएगा, ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो भी यहीं पे आएगा, तो भी यहीं पे आएगा। ओरिजिन यहाँ पे इसलिए लिया है कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, एक वाला टर्म 0 हो जाए बस, और कुछ नहीं। तो r1 की वैल्यू क्या आई, m2r बाय m1 प्लस m2। अब इसकी वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ r1 इन इक्वेशन 1। तो इसकी वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ r1 इन इक्वेशन 1। थोड़ा फास्ट नोट करो यार, थोड़ा स्लो नोट करो, नोट कर लीजिए इसको। पुट द वैल्यू ऑफ r1 इन इक्वेशन 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, r1 की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, m2r बाय m1 प्लस m2 प्लस r2 इक्वल्स टू r, इसको इस साइड लेकर जाइए। तो r2 की वैल्यू कितनी हो गई, r माइनस m2r बाय m1 प्लस m2। तो यहां से r2 की वैल्यू हाँ वही आएगी, यहाँ कितना आ जाएगा m1r प्लस m2r माइनस m2r बाय m1 प्लस m2। एलसीएम ले लिया, m1 प्लस m2, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1r बाय m1 प्लस m2, m1r बाय m1 प्लस m2। अब यहां से ऐसे समझिए आप, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, एंड सेपरेशन बिटवीन m1 एंड m2 इज r। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये वाला डिस्टेंस r1 है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है r2। r1 क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, r1 क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। तो m1 से अगर आप पोजीशन फाइंड करेंगे तो m2 लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे m2।
m1 से पोजीशन फाइंड कर रहे हैं तो पहले आप m2 लिखना पड़ेगा, m2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 इनटू सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स r। टोटल सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स क्या है, m1 एंड m2 इज r। जैसे r2 फाइंड कर रहे हैं, r2 कहां से डिस्टेंस है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, पोजीशन फ्रॉम m2 यहां से डिस्टेंस है, तो यहां से अगर इसका पोजीशन फाइंड करना है तो पहले आपको m1 लिखना, m1 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 इनटू सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स। r1 कहां से पोजीशन है, m1 से, तो अगर यहां से डिस्टेंस आप फाइंड करोगे सेंटर ऑफ मास का तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा m2, तो m2 अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। और r2 यहां से फाइंड कर रहे हैं तो पहले इसका मास लिखेंगे, तो m1 बाय m1 प्लस m2 इनटू r, है ना। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं वो कब आएगा, हाँ ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी अपने लिए तो सेम है, बट एग्जैक्टली है होगा क्या कि अगर g की वैल्यू अगर वैरी करेगी, इफ g इज वेरिएबल देन इन दैट केस सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वुड बी डिफरेंट। लेकिन अगर g की वैल्यू कांस्टेंट है ना, इफ g इज कांस्टेंट देन सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये कब होगा, जब g की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी तब। तो ग्राउंड पे रख दिया कोई भी चीज जिसकी हाइट बहुत कम है, हाइट ज्यादा नहीं है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कांस्टेंट मान लेंगे, उस केस में सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, है ना। तो आप इसको अब यहां से देखो, एक बार आप डिवाइड कर दो, हाँ एक बार आप डिवाइड करो तो यहां से क्या आएगा, r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा m2 बाय m1, m2 बाय m1। तो यहां से ये क्या आएगा, m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। तो ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको, इसको आप लर्न कर लेंगे, ये भी लर्न कर लेंगे। हाँ सेंटर ऑफ मास तो जस्टिफाइड हो ही गया है। अब यहां से समझो m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, यहां से आप क्या बोलोगे, इफ m1 इज ग्रेटर देन, सपोज m2 इज ग्रेटर देन m1, अगर यहाँ पे इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 देन, अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, m2 की वैल्यू ग्रेटर है m1 से, तो इस पूरे का रेशियो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 तो ये रेशियो, मतलब यहाँ पे भी आप बोल सकते हो ना r1 अपॉन r2 इज ग्रेटर देन 1, r1 upon r2 is greater than 1, it means r1 is greater than r2, then r1 is greater than r2। इसकी मीनिंग क्या हो गई, देखो यहां पे दो पार्टिकल्स है, ये और ये, इसका मास ग्रेटर है इससे, तो ये वाला डिस्टेंस ग्रेटर हो जा रहा है इससे, m2 is greater than m1, तो r1 is greater than r2, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हेवियर मास या हेवियर पार्टिकल। नहीं 1 1 नहीं है, रेशियो ऑफ सेपरेशन जो है वो 1 1 नहीं है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द पार्टिकल हैविंग ग्रेटर मास या लार्जर मास। तो आगे मैं उस पॉइंट को लिखूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यस मास का रेशियो, मास की वैल्यू अगर सेम होगी, दोनों का मास इक्वल होगा, देन इन दैट केस r1 इक्वल्स टू r2। हाँ ऑलवेज एप्लीकेबल है, ये तो हमेशा एप्लीकेबल है। यहां से देखो m1 इज ग्रेटर देन m2, इसका मास जो है m2 ये ग्रेटर है m1 से, तो r1 ग्रेटर हो गया r2 से, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ग्रेटर है, मतलब ये पॉइंट किसके टुवर्ड्स है, m2 के टुवर्ड्स, है ना, क्योंकि r1 ग्रेटर है इससे, तो ये वाला पॉइंट इसके टुवर्ड्स होगा, m2 के टुवर्ड्स, सेंटर ऑफ मास का, मतलब सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हेवियर मास। नोट कर लीजिए एक बार।
यस, m1 की वैल्यू अगर m2 के इक्वल हो गई देन r1 इक्वल्स टू r2। एम आर की वैल्यू कांस्टेंट है, करेक्ट। किसके अबाउट? r1 कहां से डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस। और r2 कहां से डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ मास से m2 का डिस्टेंस। इसका मतलब अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ ऑल सिस्टम वुड बी जीरो। हाँ वो तो भाई है ना, पहले इसको नोट कर लो ना एक बार, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन सब चीज को। डन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी में बताऊंगा लास्ट में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही होता है, सेम हो जाता है, बट सिर्फ क्या चेंज होना, क्या सेम होना चाहिए? जी कांस्टेंट होना चाहिए। जी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, लास्ट में बताऊंगा। तो यहां से एक चीज क्या हो गई, फिर से मैं इसको लिख देता हूँ। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो यहां से क्या आ जाएगा? देन r2 r1 is less than r2। it means it means center of mass is nearer to the particle having larger mass or larger mass। if m1 equals to m2, then r1 equals to r2, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज com lies midway between the particles of equal masses, है ना? lies midway between the particles, between the two particles of equal masses। ठीक है, ये आ जाएगा यहां से एक चीज। अब यहां से अब देखो डेल्टा एक्सीएम, एक्सीएम क्या है आपका? एक्सीएम अगर मैं ऐसे लिखूं, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज होगा तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्सीएम। यस, डेल्टा एक्सीएम क्या होगा? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली वाईसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है? डेल्टा एक्सीएम क्या है? चेंज इन एक्सीएम या चेंज इन पोजीशन ऑफ एक्सीएम, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ m1। और ये डेल्टा x2 क्या है? चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ m2, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ m2। तो इस तरीके से सिमिलरली आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई सी एम इक्वल्स टू m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वाला टर्म डिफाइन किया है, ये टर्म डिफाइन किया यहाँ पे। एंड डेल्टा जेड सी एम इक्वल्स टू m1 डेल्टा z1 प्लस m2 डेल्टा z2 अपॉन m1 प्लस m2। नोट कर लीजिए इसको।
डन। अरे ये तो बताया था ना, M2 ग्रेटर है M1 से। अरे इसको सही से लिखना, M2 इज ग्रेटर देन M1, देन R1 इज ग्रेटर देन R2। मतलब ये हेवियर मास के टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। इफ M1 इक्वल्स टू M2 देन R1 इक्वल्स टू R2, मतलब दो पार्टिकल है तो उसके सेंटर पे लाई करेगा। अगर एक्सीएम को ऐसे लिख रहे हैं, अगर इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको लिखेंगे डेल्टा एक्सीएम इक्वल्स टू M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली YCM और ZCM भी लिख सकते हैं। सिमिलरली YCM और ZCM भी लिख सकते हैं। डन। नोट कर लो यार, थोड़ा फास्ट है ना। देखो ये सेंटर ऑफ मास है, ये वाला डिस्टेंस R1 है, M लिख देते M1। ये वाला डिस्टेंस M2 है, ये R2 है। तो एक होता है मास मोमेंट, जैसे मास मोमेंट। तो मास मोमेंट होता है क्या बेसिकली, मास मोमेंट जो होता है वो होता है मास इनटू डिस्टेंस। ये होता है मास इनटू डिस्टेंस। जैसे इसके लिए अगर मास मोमेंट, इस पॉइंट के अबाउट अगर मास मोमेंट फाइंड करोगे तो इसका मास मोमेंट क्या हो जाएगा, M2 इंटू R2, है ना। जैसे ये एक पार्टिकल है, इसका मास M है, यहां से ये डिस्टेंस R है, तो ये पॉइंट A है, तो मास मोमेंट अबाउट पॉइंट A, मास मोमेंट अबाउट पॉइंट A अलग है। हाँ, मास ऑफ इनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट अलग है। मास मोमेंट अबाउट पॉइंट A, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस R है, आएगा। इस पॉइंट से कोई भी किसी भी पॉइंट के अबाउट आ सकता है मास मोमेंट, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका जो मास मोमेंट होगा इसका, वो कितना हो जाएगा, M इंटू आर, M इंटू आर। तो अब ये जो मैं ये टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो यहां से फिर से एक बार ड्रॉ कर लीजिए। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये वाला डिस्टेंस R1 है और ये वाला डिस्टेंस R2 है। इसका मास M2 है और इसका मास क्या है, M1 है। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, मास मोमेंट कितना हो जाएगा, मास मोमेंट। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, इसका मास मोमेंट M2 इंटू R2। इसका मास मोमेंट क्या लिखेंगे, माइनस M1 इंटू R1। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आपने इसको अगर पॉजिटिव ले लिया है तो ये वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। या किसी ने इसको पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। मास मोमेंट होता क्या है, तो किसी भी, जैसे अगर ए पॉइंट के अबाउट आपको मास मोमेंट फाइंड करना है तो मास इनटू डिस्टेंस, मास इनटू डिस्टेंस। तो अभी किसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट COM, हाँ वही आएगा। तो अबाउट COM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट कितना आ जाएगा,
तो इस ये मास का डिस्टेंस कितना r2, तो m2 इंटू r2। बट ये वाला जो मास है इस r2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए माइनस आ जाएगा m1 इंटू r1। ऑल्सो अपने को क्या पता है कि m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, m2 r2। हेंस मास मोमेंट क्या हो जाएगा, मास मोमेंट इज जीरो, मास मोमेंट इज जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है तो इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, मास मोमेंट वेक्टर लगा दो आर, ये वाला आर है ना। तो आप क्या बोलोगे, नोट करके एक पॉइंट, द समेशन ऑफ मास मोमेंट्स, मास मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स of a system about center of mass, about cum, is always zero, it's always zero। आई बात समझ में। तो मास मोमेंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमेशा मास मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। वेट, तुम तो वैसे भी थोड़ा स्लो ही नोट करते हो, नोट करो आराम से। नोट कर लीजिए। देखिए इसको चाहिए था, जिसने नोट नहीं किया एक बार देख लो पेज नंबर 7। देखो यहाँ पे, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, इसका मास 1 kg है और इसका मास जो है वो 2 kg है। ये x इक्वल्स टू 0 पे है और ये x इक्वल्स टू 3 मीटर पे है। तो आपको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ cum ऑफ अ गिवन सिस्टम। बताइए क्या आएगा।
सही, करेक्ट। आ जाएगा 2 आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास मान लिया जाए कि यही कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, यहाँ से इसका डिस्टेंस r1 है, x इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 हो जाएगी। यही पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये r2 क्यों फाइंड करना यहाँ है, r2 तो फाइंड नहीं करेंगे अपन, है ना। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो r xcm क्या हो जाएगा इसका, नहीं है तो 0 लिख दो, प्लस 2 इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 मीटर है, तो मीटर में आएगा ना 1 + 2, तो एक्ससीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/3, तो 2 मीटर है ना, मीटर में एक्स तो मीटर में आएगा। या इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, x इक्वल्स टू r1 है, तो r1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m2r बाय m1 प्लस m2, तो 2 इंटू 3 बाय 2 + 3, यही वैल्यू, सॉरी 1 + 2, तो यहाँ से भी 2 मीटर आएगा, यहाँ से भी 2 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे यहाँ पे मास m है, यहाँ पे भी मास m है, और यहाँ पे भी मास m है। इसका साइड लेंथ क्या है l। इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे, ओरिजिन ले लेता हूँ इसी x y, है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ COM। हाँ मास सेम है, m मास इक्वल है, मास क्या है इक्वल है। l/2, हाँ कुछ ऐसा ही आएगा, देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट्स लिख लो, ये कितना हो जाएगा l0, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी l/2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, ये वाला डिस्टेंस √3 l/2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट l/2, y कोऑर्डिनेट √3 l/2, तो l/2 √3 l/2, तो x कोऑर्डिनेट भी आ गया है, y कोऑर्डिनेट भी आ गया है। ये 0 0, तो ये वाला डिस्टेंस l, तो ये इस पॉइंट का l0 है ना। ये वाला कितना है l/2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ सेंट्रॉइड पे कब होगा, जब मास सेम है तब, हर केस में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए तो मास को सेम लिया है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये सेंट्रॉइड पे आ जाएगा। तो इसका एक्सीएम क्या आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहां से एक्सीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू 0 प्लस m इंटू l प्लस m इंटू l/2 अपॉन m प्लस m प्लस m। तो एक्सीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, ml प्लस ml/2, तो 3ml/2 अपॉन 3m, तो एक्सीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको l/2। और YCM क्या हो जाएगा, एंड YCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3।
तो ये से क्या आ जाएगा m1 इंटू m इंटू जीरो, ये हो जाएगा m इंटू जीरो प्लस m इंटू रूट l बाई टू प्लस m m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3 ml/2 इंटू 3m। तो ये जाएगा √3 से √3 जाएगा तो l/3√2 तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, COM की वैल्यू क्या हो गई, तो XCM कितना है l/2, ICM कितना है l/2, l/2√3। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। डन। अब देखो इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, इसको इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास m है और यहाँ पे मास m है। ये वाला डिस्टेंस अपने को पता है √3 l/2 है, ठीक है। तो अब ये दो पार्टिकल को एक सिस्टम मान लेते हैं पहले। ये दो पार्टिकल को सिस्टम मानेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास मास m है, m है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, इसको C1 बोल देता हूँ, है ना। ये वाला डिस्टेंस l/2 हो जाएगा, ये l/2 हो जाएगा। अब इसको और इसको एक पार्टिकल मान लेते हैं। ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है और दूसरा पार्टिकल ये है जिसका मास क्या हो जाएगा 2m। अरे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, C1 बोल दिया है तो उसका मास क्या हो जाएगा, अभी दोनों मास को यहीं पे एज्यूम करेंगे, 2m हो जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना है √3l/2। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई करेगा, इस वाले डिस्टेंस को R1 बोल देते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट, अब देखो सेंटर ऑफ मास अगर लाई करेगा तो ये इसी लाइन पे लाई करेगा, है ना। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा कहीं पे, सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, तो कहीं यहाँ पे होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल गया ये होगा, अगर ये 0 0 है तो एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा y1। तो R1 की वैल्यू को क्या लिखोगे m2, तो m2 आपके लिए ये होगा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टोटल डिस्टेंस √3l/2। तो यहाँ से क्या आ गया m/3m इंटू √3l/2, m से m जाएगा √3 से √3 जाएगा, l/2 √3 आ जाएगा। तो यही आपका y कोऑर्डिनेट है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, तो सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा आपका l/2 √3। देख लो आपको कैसे सॉल्व करना है। सबके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं या किसी दो पार्टिकल को सिस्टम मान लेना है, ये ऐसा है। ये स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे पार्टिकल्स को रख दिया, m 2m 3m 4m मान लो। ये 0 0 है, ये क्या है x और ये y है। l फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं या इन दोनों का या इन दोनों का सेंटर ऑफ मास देख सकते हैं कहाँ पे है, क्या कहाँ पे लाई करेगा, या ज्यादा बेटर है कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए जो आपको सही लगे।
तो यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, m और 2m है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, m या 2m 3m है तो कहाँ पे होगा, 3m 4m है, तो इससे ज्यादा बेटर है कोऑर्डिनेट्स लिख लो, वहां पे इजीली आइडेंटिफाई कर लेते, m है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये 0 0 है तो ये L0, ये L आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे LL, और ये इस साइड आ गया y पे तो 0L, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0, इसके L0, इसके LL और इसके 0L। देख लेते एक बार कितना आ रहा है। तो XCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 बाय M1 प्लस M2। बार बार ये फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, M इंटू 0 प्लस M इंटू L प्लस M इंटू L प्लस M इंटू 0, सॉरी 2M 3M 4M, ये क्या हो जाएगा M प्लस 2M प्लस 3M प्लस 4M, तो हो जाएगा 5 ml बाई 10M, तो फर्स्ट आ जाएगा L बाई 2। YCM कितना हो जाएगा, तो M इंटू 0 प्लस 2M इंटू 0 प्लस 3M इंटू L प्लस 4M इंटू L बाई M प्लस 2M प्लस 3M प्लस 4M। तो कितना आ रहा है, तो 7 ml बाई 10M, तो M से M जाएगा 7L बाई 10, तो XCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक सॉरी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा L बाई 2 और 7L बाई 10। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा है, ये x, ये y और ये z, मतलब सेंटर यहाँ पे होगा, ओरिजिन इस कॉर्नर पे रख दिया 2m, 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 यहाँ पे m m m m। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन बताइए, XCM क्या होगा, YCM क्या होगा, ZCM क्या होगा। तो कहां से पोजीशन बताना है, ये ओरिजिन है यहीं से बताना है ना। कैसे हो, खुद से सोचो ना, यहाँ पे कैसे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यार, ये तो एक कॉर्नर है। एक क्यूब है, क्यूब मान लो यार, L L L, क्यूब है क्यूब। नहीं तो क्यूबाइड होगा तो फिर अलग हो जाएगा, क्यूब क्यूब है, L L L मतलब ये क्या है, क्यूब है। अरे डेटा मैसेज क्या आएगा, इसमें बहुत सारा डेटा है, इतना डेटा है कि मैं 24 आवर्स लेक्चर लेता रहूं फिर भी नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे ये 2m है, ये 2m है, ये 2m है, ये 2m है,
तो इस 2m 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 का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा। ये जो फेस है इस फेस के सेंटर पे लाई करेगा, इसके सेंटर पे लाई करेगा। और इसका L/2 L/2 2 L/3, वेरी गुड, सही आंसर है। अब इसका 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 सबका सबके कॉर्नर पे मास सेम है, मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके सेंटर पे लाई करेगा। तो सेंटर पे जो लाई करेगा इसके सेंटर पे, तो वहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके सेंटर पे जो लाई कर रहा होगा ये वाला, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2 पॉइंट बन गया है ना, कितना बन गया, 2 पॉइंट बन गया। इसका कितना होगा 8m, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, यहाँ पे सेंटर पे आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट L/2, y कोऑर्डिनेट L/2 है ना, और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस L है तो z कोऑर्डिनेट L आ जाएगा। इसके सेंटर पे z कोऑर्डिनेट ये L है तो z कोऑर्डिनेट L आ जाएगा। लेकिन ये वाला कितना L/2, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा L/2 है ना। तो यहां से कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो ये हो जाएगा L/2 L/2 और वो L आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा L हो जाएगा। अब इसको देखोगे तो इसका कितना m m m m 4m आ गया। इसके कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट इसके सेंटर पे आएगा तो ये L/2 होगा, ये भी L/2 होगा, और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि ये किस प्लेन में है, तो xy पे, xy एक्सिस से जा रहा है और ये इससे पास हो रहा है तो वहां पे z 0 है तो z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, L/2 और 0। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन होगी उसके लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई करेगा तो ये x देखो यहाँ पे भी L/2 है, यहाँ पे भी L/2 है, यहाँ पे भी L/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट L/2 सेंटर ऑफ मास का, y कोऑर्डिनेट L/2, z कोऑर्डिनेट को ZCM लिख देते, इसी को फाइंड करना पड़ेगा सिर्फ। तो यहां से ZCM क्या आएगा, 8m इंटू L प्लस 4m इंटू 0 बाय 8m प्लस 4m। कितना आ गया 8ml बाय 12m, तो 2l/3। तो XCM L/2, YCM L/2, ZCM 2l/3, ये आ जाएगा। आई बात समझ में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका होमवर्क, अरे फिर से समझो, ये 2m है, ये 2m है, ये 2m है, ये 2m है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, अंधेरी में या गोरेगांव में, यहां पे लाई करेगा। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, इसके सेंटर पे यहां पे लाई करेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस वाले प्लेन, इस ये जो आपको दिख रहा है, ये जो साइड दिख रहा है, ये वाला, ये जो फेस है इसका, इस साइड वाला, हाँ कर सकते, कोऑर्डिनेट्स ले लो ना, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ले लो, XCM वहां से फाइंड कर लो, YCM वहां से फाइंड कर लो, ZCM वहां से फाइंड कर लो, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिख लो। वो तो बताया ही है, कैलकुलेशन ज्यादा होगा बस। तो देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ध्यान से, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहां पे लाई करेगा, इसके सेंटर पे, इस वाले फेस के सेंटर पे। तो इस फेस पे एक z की वैल्यू क्या है यार, z तो कांस्टेंट रहेगा ना इस फेस पे, हर जगह पे z की वैल्यू क्या होगी L, ये ओरिजिन है तो ये वाला कितना है L, तो z कोऑर्डिनेट इसके लिए क्या हो जाएगा L। बट ये यहां पे आ रहा है, इसके सेंटर पे आ रहा है तो x कितना होगा L/2, और y भी कितना होगा L/2, तो L/2 L/2 L, और इसका मास 2m है, 2m है, 2m है, 2m है, 8m है, मतलब पूरे मास को कहां पे एज्यूम करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो उस पूरे मास को यहाँ पे इस पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट क्या है L/2 L/2 L, और इसका मास क्या हो जाएगा 8m, मास क्या हो जाएगा 8m। उसी तरीका से ये m m m m है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पे लाई करेगा, तो सेंटर पे लाई कर रहा है तो उस वहां पे मास कितना हो जाएगा 4m, तो 4m लिख दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखो ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस ओरिजिन से पास हो रहा है और XY में है, ये प्लेन XY प्लेन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो यहां पे इस पूरे प्लेन के लिए में z की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, इस पूरे प्लेन में z की वैल्यू क्या होगी 0, तो z 0 हो गया। और इसके सेंटर पे लाई कर रहा है तो x कितना आ रहा है हाफ, y कितना आ रहा है L/2 और x L/2,
Z0 आ रहा है, लेकिन ये जो प्लेन है ये वाला 2m वाला, इसमें z की वैल्यू हर जगह पे क्या होगी, l। अरे ये ऐसा x है और ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो ये x एक्सिस है, और यहाँ पे अगर एक ऐसा प्लेन है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, तो हर जगह पे x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो वही है, यहाँ पे x की वैल्यू, z की वैल्यू l है, इस प्लेन के हर पॉइंट पे z की वैल्यू कितनी होगी, z तो कांस्टेंट रहेगा यार, है ना। तो ऐसा आ जाएगा। हाँ, मास सेम होता तब आता वो, मास इक्वल होता तब आता वो आंसर, L/2 L/2 L/2, जब वो मास इक्वल होता तो आता आंसर। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा सेंटर ऑफ मास बुकलेट, पेज नंबर 74। कोई नहीं, सेंटर ऑफ मास की जो बुकलेट है, होमवर्क क्या है एक बार सुन लीजिए, पेज नंबर 74, आइस एक्सरसाइज 1, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है, एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हो जाएगा, 1 to, हाँ बस उतना ही है, आइस में उतना ही क्वेश्चन है उसमें, पेज नंबर 74 इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ही है, उतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से पहले ग्रुप पे कुछ डाउट्स है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।